गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है हेयर एनाटॉमी। इसमें हम हेयर के स्ट्रक्चर, हेयर की लेयर्स और हेयर की कंपोजिशन, हेयर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, टाइप्स ऑफ हेयर और हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपको हेयर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने क्लाइंट जो सैलून में आने वाले क्लाइंट्स को ताकि प्रोफेशनल तरीके से ट्रीट कर सको, प्रोफेशनल तरीके से उनको एडवाइस दे सको। सभी प्रकार के लोगों में, अलग अलग लोगों में जो है बालों का कलर अलग अलग होता है, शेप अलग अलग होती है, साइज भी अलग अलग होता है। हेल्दी हेयर के लिए जो है बालों की प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अगर अगर हम किसी क्लाइंट को हार्श प्रोडक्ट अप्लाई कर दे या इम्प्रॉपर उसको सर्विस देंगे तो उसके बाल जो है डैमेज हो जाएंगे, उसके बालों का स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। इसलिए जो है हमें हेयर के बारे में जो है नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप अपने सैलून में आने वाले क्लाइंट्स को जो है प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर सको, उनको प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से उनको एडवाइस दे सको। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हेयर। हेयर के बारे में जानेंगे कि हेयर क्या होता है। हेयर क्या होता है? द स्टडी ऑफ हेयर, टेक्निकली कॉल्ड ट्राइकोलॉजी। बालों के जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं ट्राइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ हेयर को बोलते हैं ट्राइकोलॉजी, क्योंकि बाल का जो टेक्निकल नेम है वो है ट्राइको। ट्राइको और ओलॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि बालों के अध्ययन को ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। The hair, skin and nail and glands are part of the integumentary system। जो हमारे हेयर होते हैं और जो स्किन होती है और जो नेल्स होते हैं और स्किन की जो ग्लैंड्स होती है, ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का पार्ट होते हैं। हमने पहले भी स्किन के चैप्टर में पढ़ा था इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जो हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं, जो कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं मिलकर के जो है हमारे टिश्यूज का निर्माण करती है। देन टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से जो है हमारे स्किन का भी जो है स्किन की स्टडी जिस सिस्टम में करते हैं उसका नाम है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। हेयर इज मेड ऑफ ए टफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। हमारा जो हेयर होता है वो एक टफ प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम है केराटिन, यानी कि केराटिन नाम के एक टफ प्रोटीन से बना हुआ होता है। हेयर इज एन अपेंडेज। जो हमारा हेयर है वो हमारे स्किन के अपेंडेज है, यानी कि ये स्किन के उपांग होते हैं। हेयर के जैसे ही नेल भी स्किन का अपेंडेज होता है, वो भी केराटिन नाम के प्रोटीन से ही बना होता है। ए सिलेंडर थ्रेड लाइक आउटर ग्रोव ऑफ द स्किन एंड स्कैल्प। जो हमारे हेयर होते हैं ये हमारी स्किन की जो स्किन और स्कैल्प की जो है आउटर ग्रोथ होते हैं, और ये हमारे स्किन के ऊपर जो है पतले थ्रेड के जैसे दिखाई देते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नर्व्स देयर इज नो सेंस ऑफ फीलिंग इन हेयर। इनमें जो है नर्व्स नहीं पाई जाती है। नर्व्स का मतलब होता है तंत्रिकाएं। हमने पहले स्किन में भी जो है नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े थे, नर्व्स के बारे में पढ़े थे। जो मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं हमारे, वो हमें क्या करा, जो मोटर नर्व फाइबर है, सेंसरी है, सेक्रेटरी नर्व फाइबर्स है, ये हमें जो है संवेदनाओं का ज्ञान कराते हैं। तो इस प्रकार से हमारे हेयर्स में जो है ये नर्व्स नहीं पाई जाती है, और देर इज नो सेंस ऑफ फीलिंग इन द हेयर। तो हेयर को जब हम काटते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की जो है किसी भी प्रकार का कोई दर्द हमें फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नर्व्स जो होती है वो एब्सेंट होती है। अब हेयर होने का पर्पस क्या है? ये हमारे जो है क्या पर्पस है, क्योंकि ये हमारे सिर का एक तो आभूषण होते हैं। अगर हमारे सिर पे बाल नहीं होंगे तो सोचो कि हम कैसे लगेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि ये हमें सर्दियों में सर्दी से और गर्मियों में गर्मी से बचाते हैं। और अगर हमारे सिर के ऊपर किसी अचानक कोई वस्तु गिर जाती है, अचानक किसी वस्तु के हुए हमले से भी ये हमें प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। तो ये जो बाल होते हैं हमारे, इनका जो मुख्य काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन प्रदान करना। और जो हमारी बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, जैसे वेलस हेयर है, ये हमारे जो पसीना होता है उसको जो है जल्दी ऑपरेट होने से जो है बचाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं ए मैच्योर स्ट्रैंड ऑफ ह्यूमन हेयर इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। जो ह्यूमन का एक फुल ग्रो हेयर होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हेयर रूट और दूसरा पार्ट है हेयर शाफ्ट।
हेयर रूट जो होती है वो इनविजिबल पार्ट होता है और जो हेयर शाफ्ट होता है वो विजिबल पार्ट होता है। हेयर रूट पर ओनली ट्राइकोलॉजिस्ट ही काम करते हैं। जो हेयर रूट होती है वो एपिडर्मिस की सरफेस के नीचे जो दिखाई देती है वो हेयर रूट होती है, और हेयर शाफ्ट जो एपिडर्मिस की सरफेस के ऊपर जो आपको दिखाई देता है वो हेयर शाफ्ट होता है। हेयर शाफ्ट के ऊपर जो हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, हम जैसे जो हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं वो हेयर शाफ्ट के ऊपर काम करते हैं। जैसे हमें पम्पिंग करनी है या कोई भी हेयर स्टाइल बनाना है, या आप कोई टेम्परेरी हेयर स्टाइल बना रहे हो, जैसे आइनिंग करते हो और टोंग करते हो, टेम्परेरी परमानेंट कलर करते हो, ये सारे जो भी होते हैं कलरिंग केमिकल ट्रीटमेंट्स आप देते हो वो किस पे देते हो, हेयर शाफ्ट के। इसलिए जो हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं वो ओनली हेयर शाफ्ट के ऊपर ही काम करते हैं। हेयर रूट के ऊपर ओनली ट्राइकोलॉजिस्ट ही काम करते हैं। The hair root is the part of the hair located below the surface of the epidermis. जो हेयर रूट होती है वो एपिडर्मिस, हमारी जो स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, जस्ट उसके नीचे जो है स्थित होता है या उसके अंदर लोकेट होता है। ये हमारी हेयर का जो है इनविजिबल पार्ट होता है, यानी कि ये हमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है हमारा the hair shaft is the portion of the hair that projects above the epidermis. हेयर शाफ्ट वो होता है जो हमें एपिडर्मिस की सतह पर दिखाई देते हैं। हमारी स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, तो उसकी सतह पर जो हमें दिखाई देते हैं बाल, बाल का जो भाग जो पोर्शन दिखाई देता है उसको बोलते हैं हेयर शाफ्ट। ये विजिबल होता है, इसको हम देख सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं। ये हमारे जो है बाल का फंक्शनेबल पार्ट होता है, जिसपे कि हम हेयर डू करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, हेयर स्टाइल्स बनाते हैं, तो वो किस पे बनाते हैं, हेयर शाफ्ट के ऊपर बनाते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो नेल होता है, नेल भी हमारा केराटिन नाम के प्रोटीन से बनाता है, उसका भी जो फंक्शनेबल पार्ट होता है वो होती है उसकी नेल प्लेट। अगर आपको नेल आर्ट करनी है या आर्टिफिशियल नेल्स वगैरह लगाने हैं तो वो फंक्शनेबल पार्ट आपका वो होता है नेल प्लेट। उसी प्रकार से हमारे हेयर का जो फंक्शनेबल पार्ट होता है वो होता है हेयर शाफ्ट। आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये हमारी स्किन की एपिडर्मिस लेयर है जो कि हमारी स्किन की फर्स्ट लेयर होती है। सेकंड लेयर जो है ये डर्मिस लेयर है, जिसमें कि आपको इतनी सारी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है। ये हमने पहले स्किन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये बात। और ये जो थर्ड लेयर है ये हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर है, जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यूज या एडिपोस टिश्यूज और फैटी टिश्यूज से मिलकर के ये बनी हुई होती है। जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है ये एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, सेकंड लेयर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। इसमें जो है ये हमारा हेयर शाफ्ट है, ये जो दिखाई दे रहा है एपिडर्मिस की जो सरफेस पर ये दिखाई दे रहा है ये हेयर शाफ्ट है। ये हेयर शाफ्ट का एंड है, ये इसका मिडल पार्ट होता है। और जो ये स्कैल्प के जो ये ऊपर दिखाई देता है, स्कैल्प के जो पास वाला जो बाल का पार्ट होता है उसको भी हेयर रूट ही बोला जाता है। एज ए हेयर स्टाइलिस्ट जो है हम इसको हेयर रूट बोलते हैं, जो स्कैल्प के पास वाला होता है। जैसे बाल की न्यू ग्रोथ आती है वो सबसे पहले हेयर रूट पर आती है, देन उसके बाद में जो है मिडिल पार्ट पे वो इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। जो सबसे खराब बाल होता है हमारा वो होता है हमारा हेयर का एंड, जो टिप्स होते हैं बालों के वो सबसे ज्यादा खराब होते हैं। और जो सबसे ज्यादा जो न्यू ग्रोथ होती है वो होती है हमारी हेयर रूट, जहाँ जो स्कैल्प के पास में हमें दिखाई देता है। तो ये हमारा हेयर शाफ्ट हो गया स्किन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है। इसके बाद में जो है अंदर जो है ये ट्यूब लाइक संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये होती है हेयर फॉलिकल। ये हेयर फॉलिकल होता है, ट्यूब लाइक संरचना होती है। ये हमारी पूरी बॉडी में 500 सोर्स को छोड़ करके पूरी बॉडी में ये फैले हुए रहते हैं। हेयर फॉलिकल के साथ में ही एक कोसी टाइप की ग्रंथि अटैच्ड होती है, जिसको कि सीबेशियस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये सीबेशियस ग्लैंड जो है, सीबेसियस ग्लैंड की जो नली होती है ये हेयर फॉलिकल के माउथ पर यहाँ पे ओपन होती है। इसमें एक व्हाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो कि एक ऑयली सब्सटेंस होता है। ये क्या करता है, हमारी बालों को जो है सॉफ्ट रखता है और हमारी स्किन को भी जो है ये लुब्रिकेट रखता है। इसी प्रकार से इसमें जो है एक संरचना और दिखाई दे रही है, अरेक्टर पीली मसल्स है। ये बंडल की जैसी एक संरचना दिखा रही है। इसका एक मुंह तो हेयर फॉलिकल से जुड़ा हुआ होता है, दूसरा मुंह होता है इसका स्किन की लेयर से जुड़ा हुआ रहता है। ये अरेक्टर पीली मसल्स होती है,
ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, ये क्या करती है, ये हमारी स्किन की अपीयरेंस को गूज बम्स जैसी बनाती है। जैसे कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस या आपको ठंड लग रही है उस समय जो है ये इनमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके कारण जो है हमारी स्किन क्या होती है, हमारा बाल हमारी स्किन स्किन की लेयर्स खिंचती है और हेयर फॉलिकल खिंचता है, उससे जो है हमारा बाल क्या होता है, खड़ा हो जाता है, जिससे कि हमारी स्किन की अपीयरेंस कैसी हो जाती है, गूज बम्प्स जैसी दिखाई देने लग जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है हेयर रूट, जो एपिडर्मिस के नीचे जो पार्ट लोकेट होता है वो होता है हमारा हेयर रूट। हेयर रूट के नीचे की संरचना को हेयर फॉलिकल बोलते हैं। हेयर फॉलिकल का जो नीचे का फुला हुआ पार्ट होता है उसको हेयर बल्ब के नाम से जाना जाता है। इस हेयर बल्ब के अंदर मैट्रिक्स सेल्स होती है जो कि हमारे बाल का निर्माण करती है। इसके बाद में ये जो नेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको, पेपिला, हेयर पेपिला है। ये हेयर पेपिला क्या होता है, ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा होता है जिसमें कि नर्व्स और ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ये जो है हमें हमारे हेयर को जो है नरिशमेंट देता है, हमारे हेयर की जो है ग्रोथ और रीग्रोथ इसी के कारण होती है। अगर हमारे बालों का पेपिला हेल्दी है तो इट मीन्स हमारे बाल क्या है, हेल्दी है। इसके बाद में जो है ये ब्लू कलर की और रेड कलर की वेसल्स दिखाई दे रही है, नलियों जैसी ये वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। ये रेड कलर की जो है आर्टरी है और ब्लू कलर की जो है वेंस है। ब्लू कलर वालियों में जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और जो रेड कलर की दिखाई दे रही है इनमें जो है शुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है। तो ये हमारा हेयर स्ट्रक्चर है, ये आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेयर रूट। अब हमारे हेयर के दो पार्ट थे, हेयर रूट और हेयर शाफ्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं हेयर रूट। हमारी जो हेयर रूट होती है उसके साथ में जो है हमें अनेक प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है, जैसे कि हमने पिछले हेयर स्ट्रक्चर में जो देखा था, हेयर रूट के साथ में जैसे हेयर फॉलिकल था, हेयर बल्ब था, डर्मल पेपिला था, रेक्टर पिली मसल्स थी, सीबेशियस ग्लैंड थी। इसी प्रकार से सबसे पहली जो हेयर रूट के साथ में जो संरचना हमें दिखाई देती है, सबसे पहली है हेयर फॉलिकल। Hair follicle is the tube-like depression or pocket in the skin or scalp that contain the hair root. जो hair follicle होता है ये हमारी स्किन के अंदर जो है, स्किन और स्कैल्प के अंदर जो है ये ट्यूब के जैसा और पॉकेट के जैसा दिखाई देने वाली संरचना है जो कि हमारी हेयर रूट से जुड़ा हुआ होता है। हेयर फॉलिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। ये हमारी पूरी बॉडी में जो है पाया जाता है, विद द एक्सेप्शंस ऑफ पाम्स ऑफ द हैंड्स एंड द सोल्स ऑफ द फीट। यानी कि हमारे हाथ के हथेलियों और पांव के तलवों को छोड़ करके ये हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। और प्रत्येक बाल का अपना फॉलिकल होता है। कुछ एक रेयर कंडीशंस में होता है कि एक फॉलिकल में से एक से अधिक बाल भी ग्रो करने लग जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो संरचना होती है हेयर बल्ब, जो कि हमें हेयर का जो फुला हुआ पार्ट होता है वो होता है, ये जो डार्क कलर का होता है, इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ ए हेयर स्ट्रैंड। ये हेयर स्ट्रैंड का सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है। इट इज द थिकेंड क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द लोअर पार्ट ऑफ द हेयर रूट। ये क्या होता है, थिक होता है यानी कि मोटा होता है और क्लब शेप की संरचना में होता है ये। और ये हमारी हेयर रूट का सबसे लास्ट वाला पार्ट या लोअर पार्ट ये बनाता है। द लोअर पार्ट ऑफ द हेयर बल्ब फिट्स ओवर एंड कवर द डर्मल पेपिला। जो हेयर बल्ब का जो लोअर पार्ट होता है उसके जस्ट नीचे जो है हेयर पेपिला फिट रहता है इसमें या स्थित होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट संरचना आती है वो आती है हमारी डर्मल पेपिला या हेयर पेपिला। इज द डर्मल पेपिला इज ए स्मॉल concept elevation located at the base of the hair follicle that fits into the hair bulb. जो डर्मल पेपिला होता है ये कौन शेप की संरचना होती है जो कि हमारे हेयर फॉलिकल के बेस में पाई जाती है और ये हमारे बल्ब के नीचे ही फिट रहता है। The dermal papilla contains the blood and nerve supply that provide the nutrition needed for the hair growth. जो ड्रमर पेपिला होता है इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, यानी कि ब्लड वेसल्स का एक एक गुच्छा होता है, इसमें नर्व्स भी पाई जाती है। जो कि ब्लड वेसल्स क्या करती है, हमारे बाल को जो है न्यूट्रिशन प्रदान करती है।
उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी रीग्रोथ के लिए जो है न्यूट्रिशन प्रदान करती है। और जो नर्व्स होती है वो हमें जो है सेंसेशन या संवेदना का ज्ञान कराती है। जब भी हम बाल को खींचते हैं तो उसके अंदर जो है हमें स्कैल्प के नीचे जो है हमें दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें नर्व्स पाई जाती है। अगर हमारे बाल का पेपीला हेल्दी है तो इट मीन्स हमारे बाल भी हेल्दी है। इसके लिए जो है हमें अपनी डाइट में जो है अपनी डाइट का जो है प्रॉपर तरीके से एसेंशियल न्यूट्रिशंस को आपको जो है शामिल करना चाहिए, जिससे कि आपका पेपीला जो है अच्छा बना रहे। और अपने बालों को हेल्दी बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बेस्ड चीजें जो है प्रोटीन बेस्ड फूड्स को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, जैसे अंडा, मांस, मछली हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए और दालें हो गई। इनमें ये प्रचुर मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है। The rector pili muscles is the small involuntary muscles in the base of the hair follicle। जो रेक्टर पीली मसल्स होती है ये एक इनवॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक मांसपेशियां होती है, जो कि एक बंडल की जैसी दिखाई देती है, जो हेयर फॉलिकल के बेस में पाई जाती है। इसका एक सिरा हेयर फॉलिकल से जुड़ा होता है और तो दूसरा स्किन से जुड़ा होता है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस और एक cold sensation causes it to contract, which makes the hair stand up straight and result in what we call goosebumps। ये क्या होती है? इसका एक सिरा हेयर फॉलिकल से तो दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है? स्किन से। ये जब भी हमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस और कोल्ड के समय में क्या होती है, इनमें क्या होता है, ये सिकुड़ जाती है, जिसके कारण जो है हमारे बाल स्किन के सरफेस पर जो सीधे खड़े हो जाते हैं। जब ये खड़े हो जाते हैं तो हमारी स्किन की जो अपीयरेंस है वो गूज़बम्प्स जैसी हो जाती है, यानी कि जिसको कि हम आम भाषा में बोलते हैं रोंगटे खड़े होना। तो हमारी स्किन की अपीयरेंस को जो है ये रोंगटे खड़े होने जैसी बना देती है। आईलैशेस एंड आईब्रो हेयर डोंट हैव पीली मसल्स। जो हमारे आईब्रो और जो आईलैशेस के जो हेयर्स होते हैं उनमें जो है ये पीली मसल्स नहीं पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारी सीबेशियस ग्लैंड आर द ऑयल ग्लैंड। ये ऑयल ग्लैंड भी होती है इन द स्किन दैट आर कनेक्टेड टू द हेयर फॉलिकल। जो ऑयल ग्लैंड होती है हमारी, ये हमारी स्किन की जो है ग्लैंड होती है जो कि हेयर फॉलिकल के साथ में कनेक्ट होती है, और इसकी जो नली होती है वो हेयर फॉलिकल के माउथ पर ही ओपन होती है। The sebaceous gland secrete a fatty और oily substance called sebum। जो sebaceous gland होती है एक प्रकार का फैटी और ऑयली सब्सटेंस का जो है स्त्रवण करती है, जिसको कि हम सीबम के नाम से जानते हैं। सीबम लुब्रिकेट द स्किन, प्रिजर्व सॉफ्टनेस ऑफ हेयर। जो सीबम होता है ये हमारी स्किन को जो है सॉफ्ट बनाए रखता है और जो हमारे स्किन को लुब्रिकेट बनाए रखता है और उसको प्लाइबिलिटी को भी बनाए रखता है उसकी को, और प्रिजर्व सॉफ्टनेस ऑफ हेयर। और हमारी जो हेयर की जो सॉफ्टनेस होती है उसको भी ये बरकरार रखता है। जैसे कुछ एक इमोशंस के टाइम जो है ये ज्यादा सिक्रेशन होने लग जाता है, जैसे कि अगर हम डाइट में अपनी में ज्यादा ऑयली चीजें खाते हैं तो उसके कारण जो है हमारी ऑयल ग्लैंड क्या होती है, ओवर एक्टिव हो जाती है। कुछ एक हार्मोन्स के कारण भी ये ओवर एक्टिव हो जाती है, तो जिससे हमारे जो हेयर है वो ऑयली टाइप के हो जाते हैं और हमारे स्कैल्प पर जो है ऑयली डैंड्रफ हो जाता है। जब ये इनएक्टिव हो जाती है तब जो है हमें ड्राई डैंड्रफ हो जाता है। इसके कारण जो है हमें ड्राई डैंड्रफ हो जाता है। इस प्रकार से जो ये सेबेसियस ग्लैंड होती है इसको कुछ एक फैक्टर्स जो है प्रभावित करते हैं, जैसे डाइट हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, इमोशनल डिस्टरबेंस हो गया, कुछ एक दवाइयां हो गई, इनके कारण जो है ये प्रभावित होती है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हेयर रूट। जो ये डायग्राम दिख रहा है ये स्ट्रक्चर ऑफ हेयर रूट का डायग्राम है। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा है हेयर फॉलिकल, ये जो ट्यूब लाइक संरचना आपको दिखाई दे रही है स्किन और स्कैल्प के अंदर, जो ये ट्यूब की जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है ये हेयर फॉलिकल है। देन इसके बाद में जो है ये हमारा हेयर रूट है। हेयर रूट आपको यहाँ पे दो दिखाई दे रहे हैं, ये एक हेयर रूट है। ये एज ए स्टाइलिश हम इसको स्कैल्प के जो नियर पार्ट होता है, बाल का जो स्कैल्प के जो पास वाला पार्ट होता है उसको हेयर रूट बोलते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा आप लोग। ये जो है हम एज ए स्टाइलिस्ट इसको हेयर रूट बोलते हैं, जो कि स्कैल्प के पास में हमें बाल का वह हिस्सा जो स्कैल्प के पास में हमें दिखाई दे रहा है तो उसको भी हम हेयर रूट ही बोलते हैं।
ये है हमारा हेयर रूट जो कि एपिडर्मिस की सरफेस के नीचे पाया जाता है। ये सीबेसियस ग्लैंड है हमारी, जो कि ऑयली सब्सटेंस का स्त्रवण करती है, जो हमारे बालों को जो है सॉफ्टनेस को बनाए रखती है और स्किन को लुब्रिकेट रखती है। ये एरेक्टर पीली मसल्स है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स का एक बंडल की जैसी दिखाई दे रही है। इसका एक माउथ देखिए आप, हेयर फॉलिकल के साथ में जुड़ा हुआ है, तो दूसरा स्किन के साथ में जुड़ा हुआ है। ये गूज बम्प जैसी अपीयरेंस के लिए जो है हमारे स्किन को गूजबम्प जैसी अपीयरेंस बनाती है, या रोंगटे खड़े होने जैसी अपीयरेंस बना देती है। इसके बाद में जो है ये डर्मल पेपिला है, जो ये रेड और ब्लू कलर की जो नलियां दिखाई दे रही है, ये कौन शेप की जो है, ये डर्मल पेपिला है। ये ब्लड वेसल्स ही है। ये रेड कलर की जो है आर्टरी है, यानी धमनी है, इसमें शुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है। और ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है, इसमें जो है अशुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है। ये हमारी वेंस है, सिराएं हैं। इस प्रकार से ये जो है ये शुद्ध पदार्थों को जो है हेयर फॉलिकल में पहुंचाती है, तो ये अशुद्ध पदार्थों को वहां से ले जाती है। इसके बाद में जो है हेयर बल्ब है। नेक्स्ट जो हमारा हेयर रूट का जो सबसे फुला हुआ पार्ट होता है, जो क्लब शेप में होता है, ये होता है हमारा हेयर बल्ब होता है। यहाँ पे ही मैट्रिक्स सेल्स पाई जाती है, जो कि बाल का निर्माण करती है। देन इसके बाद में जो है ये हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस लेयर है। जैसे हमारी स्किन पर एपिडर्मिस लेयर पाई जाती है, उसी प्रकार से हमारी जो स्कैल्प होती है उसके ऊपर भी एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर और हाइपोडर्मिस लेयर पाई जाती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर शाफ्ट। अब हमने हेयर रूट और हेयर रूट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लिए और उसमें पाई जाने वाली संरचनाओं के बारे में स्टडी कर लिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम हमारे बाल का सेकंड पार्ट, जो कि हेयर शाफ्ट है, जो कि विजिबल पार्ट होता है, जो कि हमारा फंक्शनेबल पार्ट होता है, जिस पर कि हम एज ए हेयर स्टाइलिस्ट उस पर काम करते हैं। The three main layers of hair shaft are the hair cuticle, cortex और मेडुला। हमारे बाल की 3 लेयर्स होती है, हमारे हेयर शाफ्ट जो होता है उसकी 3 लेयर्स होती है, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। द क्यूटिकल, द हेयर क्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हेयर। जो क्यूटिकल होती है ये हमारे हेयर्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल ओवरलैपिंग लेयर of transparent scale-like cells that look like single on a roof। जो ये होती है, ये यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है। मैं इसको जूम कर देती हूँ। ये आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रही है, हेयर शाफ्ट का डायग्राम है ये देखिए, ये हेयर शाफ्ट का डायग्राम है। इसकी 3 लेयर्स के बारे में है ये सबसे जो पहली लेयर होती है क्यूटिकल लेयर है, सेकंड लेयर जो होती है कॉर्टेक्स लेयर है, और थर्ड लेयर ये होती है मेडुला। जो फर्स्ट लेयर होती है ये जो है ट्रांसपेरेंट स्केल्स लाइक सेल्स की बनी हुई होती है। स्केल्स मतलब जैसे मछली के स्केल्स होते हैं, उसी तरीके से ये जो है इसके जो कोशिकाएं हैं वो एक के ऊपर एक ओवरलैप रहती है। इस प्रकार से जब जैसे हमारी जो टाइल्स वाली छत होती है वो भी टाइल्स एक के ऊपर एक ओवरलैप रहती है, उसी प्रकार से जो इसकी ये सेल्स है एक के ऊपर एक ओवरलैप रहते हैं। ये क्या करती है, ये हमारे इनर स्ट्रक्चर की रक्षा करती है। जो हमारा हेयर शाफ्ट का जो इनर स्ट्रक्चर है, जैसे मेडुला और कॉर्टेक्स है, उनकी ये प्रोटेक्शन प्रदान करती है। अगर हमारी क्यूटिकल ओपन होती है तो हमारे बाल जो होते हैं ड्राई होते हैं। अगर ये बंद होती हैं तो हमारे बाल जो होते हैं स्मूथ, सिल्की और हेल्दी हेयर कहलाते हैं, शाइनी होते हैं वो। अगर क्यूटिकल ओपन होती है तो ये जो है हमारे बाल ड्राई होते हैं। अगर क्यूटिकल डैमेज्ड है तो हमारे बाल कैसे होते हैं, डैमेज्ड हेयर होते हैं। ये यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा नॉर्मल क्लोज्ड क्यूटिकल, ये बाल की नॉर्मल क्लोज्ड, ये क्यूटिकल क्या है, बंद है। और नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है पोरस ओपन क्यूटिकल, जो क्या है, ये ओपन क्यूटिकल है, जो कि आपको ड्राई हेयर्स में ज्यादा दिखाई देती है। ये डैमेज्ड क्यूटिकल है, 50% तक ये क्यूटिकल डैमेज हो चुकी है।
डैमेज्ड क्यूटिकल 80%, ये 80% तक डैमेज्ड हो चुकी है। टोटल लॉस ऑफ क्यूटिकल, ये जो है टोटल लॉस ऑफ क्यूटिकल, ये पूरी तरह से जो है क्यूटिकल नष्ट हो चुकी है और ये हमारा जो बाल है बिल्कुल ब्रेक हो चुका है। तो जो हमारी क्यूटिकल लेयर होती है, ये हमारी हेयर शाफ्ट की फर्स्ट लेयर होती है। ये जो है केरेटिनाइज्ड सेल्स से जो है ओवरलेप रहती है। ये जो सेल्स होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्केल्स लाइक होते हैं, और जो है ये हमारे बाल के इनर स्ट्रक्चर की क्या करती है, रक्षा करती है। अगर हमारे क्यूटिकल्स टाइटली या क्लोज होती है तो हमारा बाल जो है स्मूथ, सिल्की और हेल्दी दिखाई देता है। अगर हमारे बाल ओपन है, क्यूटिकल वाले हैं, तो इट मीन्स वो ड्राई दिखाई देते हैं। अगर उनकी जो हमारी बाल की जो क्यूटिकल है वो डैमेज हो गई है, तो हमारा जो बाल है वो कैसा दिखाई देता है, डैमेज्ड दिखाई देता है और जल्दी ही वो बाल टूट जाते हैं। इसी प्रकार से हम बाल की नेक्स्ट लेयर के बारे में बात करते हैं, द कोर्टेक्स। जो बाल की कोर्टेक्स लेयर होती है ये मिडल लेयर होती है और इसमें जो है पिगमेंट पाया जाता है। ये हमारे बाल को इलास्टिसिटी प्रदान करती है और स्ट्रेंथ प्रदान करती है और हमारे बाल का जो लगभग 90% जो वेट है वो इसी लेयर के कारण आता है और ये हमारे बालों को इलास्टिसिटी प्रदान करती है। द कोर्टेक्स इज द मिडल लेयर ऑफ द हेयर शाफ्ट। जो हेयर शाफ्ट की ये मिडल लेयर होती है, इट इज ए फाइबर्स प्रोटीन कोर फॉर्म्ड बाय elongated सेल कंटेनिंग मेलानिन पिगमेंट। ये जो है फाइबर्स प्रोटीन की बनी हुई होती है। जो प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, लंबे लंबे फाइबर्स से मिलकर के बनी हुई होती है और इसका जो मेन कंटेंट होता है वो होता है मेलानिन पिगमेंट। ये मेलानिन पिगमेंट जो है मेलानोसाइट्स नाम की कोशिकाओं से निकलता है और ये हमारे बाल और स्किन को क्या करता है, कलर प्रदान करने का काम करता है और हमारे बाल का जो 90% वेट है वो कोर्टेक्स के कारण ही आता है और ये हमारे बाल को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रदान करती है और हमारे बाल को कलर प्रदान करती है। नेक्स्ट हमारी जो है हमारी लेयर्स है शाफ्ट की लेयर, द मेडुला। Medulla is the innermost layer of the hair and is composed of round cells। जो मेडुला होती है ये हमारे हेयर शाफ्ट की इनर मोस्ट लेयर होती है। ये आपको यहाँ पाइप की जैसी दिखाई दे रही है। ये तो पहले वाली क्यूटिकल थी, देन ये कोर्टेक्स हो गई। ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये मेलानिन पिगमेंट है। देन इसके बाद में जो ये गोल गोल सी राउंड शेप में जो बनी हुई है एक पाइप के जैसे, ये मेडुला लेयर होती है। तो ये हमारे बाल की इनर मोस्ट लेयर होती है और जो कि राउंड सेल से बनी हुई होती है। It is quite common for very fine and naturally blonde hair to entirely lack a medulla। ये जो है वेरी फाइन और फाइन हेयर में एब्सेंट होती है और नेचुरली जो ब्लॉन्ड हेयर होते हैं उनमें भी ये एब्सेंट होती है, यानी कि ये वेरी फाइन और ब्लॉन्ड नेचुरली ब्लॉन्ड हेयर्स में नहीं पाई जाती है। जनरली ओनली थिक कॉर्ड्स हेयर कंटेंट ए मेडुला। जो सामान्यतः जो बाल मोटे होते हैं उनका कंटेंट जो है मेडुला लेयर होती है, यानी कि जो कोर्स हेयर होते हैं, जो मोटे बाल होते हैं उनमें मेडुला पाया जाता है। ऑल मेल बियर्ड हेयर कंटेंट्स ए मेडुला। जो मेल्स में जो बियर्ड हेयर होते हैं, जो दाढ़ी के बाल होते हैं, उनका कंटेंट जो है मेडुला होता है क्योंकि वो कोर्स होते हैं और उनमें मेडुला पाया जाता है। द मेडुला इज नॉट इन्वॉल्व इन सैलून सर्विसेज। सैलून सर्विसेज में जो है मेडुला का कोई रोल नहीं होता है, इसके ऊपर जो है कोई सर्विस जो है नहीं दी जाती है। जो हमारी जो क्यूटिकल लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर से ही जो है आप जो भी केमिकल ट्रीटमेंट करते हो, जैसे हेयर कलरिंग करते हो, हेयर पमिंग करते हो, हेयर रिबॉन्डिंग करते हो, तो क्यूटिकल से ही जो है केमिकल कॉर्टेक्स में एंटर करता है। ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन है, ये क्यूटिकल लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये जो है मिडल लेयर कॉर्टेक्स है। ये मेडुला है जो कि राउंड सेल से बनी होती है। मेडुला को जो है मेरो ऑफ द हेयर भी कहा जाता है। ये जो ब्लैक कलर के ग्रेनुअल्स दिखाई दे रहे हैं ये पिगमेंट के, जो मेलानिन पिगमेंट है उसके ग्रेनुअल्स है। ये हमारे बाल को कलर प्रदान करते हैं और मेलानिन हमारे कॉर्टेक्स लेयर में ही पाया जाता है। कभी कभार जो है क्वेश्चंस पूछ जो है
एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो हमारा मेलानिन पिगमेंट है हमारे हेयर शाफ्ट की कौन सी लेयर में पाया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कॉर्टेक्स लेयर में ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेयर, कि हमारा बाल जो है किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। केरेटिनाइजेशन, केरेटिनाइजेशन क्या होता है? जब हेयर फॉलिकल में जो केरेटिन प्रोटीन बनता है उस प्रक्रिया को केरेटिनाइजेशन कहते हैं, यानी कि केरेटिन प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को ही केरेटिनाइजेशन कहते हैं। अब हमारे बाल में 91% प्रोटीन होता है, जो हमारा बाल होता है 91% प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ये कैसे होता है? अब जो प्रोटीन होता है वो किस फॉर्म में होता है? लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड्स की एक लंबी चेन के जैसे होता है। ये जो यहाँ पे दूसरा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, अमीनो एसिड्स लिंक्ड लाइक पॉप बीड्स। जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ में जो है लिंक होते हैं, जैसे बीड्स जैसे बीड्स की माला फिर होते हैं ना, उस तरीके से ये माला के जैसे होते हैं। पेप्टाइड और एंड बॉन्ड, एक अमीनो एसिड जो है दूसरे अमीनो एसिड से एंड बॉन्ड की सहायता से जुड़ा हुआ रहता है। जो हमारी कॉर्टेक्स लेयर की जो एंड बॉन्ड होती है, पेप्टाइड जो बॉन्ड होती है, उसकी सहायता से ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार से एक लंबी चेन का निर्माण करते हैं, उस चेन को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। जब ये अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ में जुड़कर एंड बॉन्ड के साथ में जुड़कर के एक लंबी चेन बना देते हैं, उस चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये जो हमारा बाल होता है ये मिलियन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है। मिलियन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर के हमारे बाल का निर्माण करती है। ये जो है एक सिड्डी के जैसे जो है बनी हुई संरचना के जैसे जो है स्प्रिंग की जैसे संरचना में जो है हमारे बालों का निर्माण करता है। देन इसके बाद में जो है बीच बीच में इसमें जो है हमारे बॉन्ड्स, कॉर्टेक्स की बॉन्ड्स भी जुड़ी हुई होती है। इसको बोलते हैं हेलिक्स। जब ये हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन जो हेलिक्स यानी कि एक स्प्रिंग जैसा आकार ले लेती है तो उसको बोलते हैं हेलिक्स। तो ये हमारा जो प्रोटीन होता है 91% ये बाल में हेलिक्स के रूप में ही होता है, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होते हैं वो लंबी चेन्स के रूप में, और वो जब हेलिक्स का रूप ले लेती है तो उस रूप में ये हमारे बाल में पाया जाता है। इसके अलावा जो है हमारे बाल में कॉन्स एलिमेंट्स भी होती हैं। कॉन्स का मतलब होता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर। इनको कैसे याद रखेंगे? अगर आपको ये पूरे एलिमेंट्स इस प्रकार से याद नहीं रहते हैं तो आप इनको जो है शॉर्ट फॉर्म में कॉन्स एलिमेंट्स बोल सकते हो। तो C for carbon, O for oxygen, H for hydrogen, N for nitrogen और S for sulfur। कार्बन 51% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, हाइड्रोजन 6% होता है, नाइट्रोजन 17% होता है, सल्फर 5% होता है। अगर हमारे बाल में कार्बन की ज्यादा मात्रा होती है तो हमारे बाल का जो कलर होता है वो डार्क होता है। अगर ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है तो हमारे बाल का जो कलर होता है वो जो है लाइट होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा केमिकल कंपोजिशन ऑफ एयर। नेक्स्ट हम चलते हैं साइड बॉन्ड ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की साइड बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन, जो हमारे कॉर्टेक्स लेयर है इसमें 3 प्रकार की बॉन्ड्स पाई जाती है, हाइड्रोजन, सॉल्ट बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन और सॉल्ट बॉन्ड की, जो कि टेम्परेरी बॉन्ड्स होती है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड और जो पेप्टाइड बॉन्ड होती है हमारी वो जो है परमानेंट बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन इजीली ब्रोकन बाय वाटर और हीट। हाइड्रोजन जो बॉन्ड होती है वो इजीली वाटर और हीट के द्वारा टूट जाती है। एंड इज ए फिजिकल साइड बॉन्ड, जो कि हमारे बाल की एक फिजिकल साइड बॉन्ड होती है। इसको जो है हम वाटर और हीट के द्वारा भी तोड़ सकते हैं। जैसे हम आइनिंग करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, तो ये क्या होता है हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उससे ब्रेक हो जाती है। देन इसके बाद में आती है सॉल्ट बॉन्ड। और आल्सो फिजिकल साइड बॉन्ड, ये भी क्या होती है? फिजिकल साइड बॉन्ड ही होती है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक और एल्किलाइन सॉल्यूशंस ब्रेक सॉल्ट बॉन्ड बिकॉज दे आर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन पीएच। स्ट्रॉन्ग एसिडिक और एल्केलाइन सॉल्यूशंस क्या करते हैं? हमारे सॉल्ट बॉन्ड को तोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे बाल का जो है पीएच चेंज हो जाता है। जैसे ही हमारे बाल का पीएच चेंज होता है तो सॉल्ट बॉन्ड टूट जाती है, लेकिन जैसे ही हमारे बाल का पीएच रिकवर होता है वैसे ये सॉल्ट बॉन्ड वापस से जुड़ भी जाती है। तो ये हमारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड और सॉल्ट बॉन्ड होती है ये हमारी टेम्परेरी बॉन्ड्स होते हैं, और जो हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ये परमानेंट बॉन्ड रहते हैं।
बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड बॉन्ड की। डाइसल्फाइड बॉन्ड differ from hydrogen and salt bond because they are not physical side bond। ये जो है सॉल्ट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड से बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि ये साइड बॉन्ड नहीं होती है, ये केमिकल बॉन्ड होती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड आर केमिकल साइड बॉन्ड, ये केमिकल साइड बॉन्ड होती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन बाय वाटर एंड हीट। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है ये वाटर और हीट के द्वारा नहीं तोड़ी जा सकती है। ये जो साइड बॉन्ड्स हम पढ़ रहे हैं ये हमारी कोर्टेक्स की साइड बॉन्ड्स है। हमारी जो कोर्टेक्स लेयर है उसमें जो है 3 प्रकार की साइड बॉन्ड्स भी पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्ट बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है एक केमिकल बॉन्ड है जिसको कि हम केमिकल की सहायता से तोड़ सकते हैं, जबकि हाइड्रोजन और सॉल्ट बॉन्ड जो है हमारी टेम्परेरी बॉन्ड है जिसको कि हम वाटर और हीट के द्वारा और पीएच को चेंज करके भी तोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, पहले हमने जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन, जब ये अमीनो एसिड एंड बॉन्ड के साथ में मिलकर के एक लंबी चेन बना देते हैं उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स है दोनों, ये यहाँ पे देखिए ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सॉल्ट बॉन्ड है और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इसमें सल्फर के 2 अणु होते हैं, 2 एटम मिलकर के ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को बनाते हैं। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रही है ये सल्फर बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये सॉल्ट बॉन्ड है जो कि हीट और वाटर के द्वारा ब्रेक हो जाती है। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो कि केमिकल बॉन्ड होती है, ये जो है केमिकल के द्वारा ही ब्रेक होती है। जैसे आप पमिंग करते हो, स्ट्रेटनिंग करते हो, तो उसमें जो पमिंग लोशन और स्ट्रेटनिंग क्रीम जो लगाते हो वो बॉन्ड को तोड़ने का काम करती है। देन उसके बाद में अगर आपको रिफॉर्म करना है उसको तो आप न्यूट्रलाइजर उसको ऊपर अप्लाई करते हो। The cortex is made up of million of polypeptide chains। जो हमारी cortex layer होती है वो million of polypeptide chain से मिलकर के बनी होती है। क्रॉस linked by 3 type of side bond और क्रॉस bonds जो है इसमें 3 प्रकार की side bonds जो है जुड़ी हुई होती है। कौन सी? डाइसल्फाइड बॉन्ड, सॉल्ट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड होती है। जो है ये केमिकल बॉन्ड होती है और ये दोनों साइड बॉन्ड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक टेबल के माध्यम से मैंने ये बताया यहाँ पे कि बॉन्ड्स ऑफ द हेयर, ये बॉन्ड्स है, ये टाइप है, स्ट्रेंथ है इनकी, ब्रोकन बाय रिफॉर्म। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है और जो साल्ट बॉन्ड होती है ये दोनों साइड बॉन्ड होती है, ये वीक और फिजिकली होती है, फिजिकल बॉन्ड्स होती है, ये वीक होती है, कमजोर होती है, हीट और वाटर के द्वारा ये टूट जाती है। और रिफॉर्म कैसे होती है? जब हमारा बाल ड्राई होता है या कूल होता है तो वो वापस से अपने रिफॉर्म में आ जाती है। जैसे हम ब्लो ड्राई करते हैं, देन जो है जब ब्लो ड्राई करते हैं तब तो हमारी क्या होती है, ये बॉन्ड टूट जाती है, लेकिन जैसे ही हमारे बाल जो है ड्राई होते हैं या कूल होते हैं तो वापस से वो खुल जाते हैं। उसी प्रकार से सॉल्ट बॉन्ड भी होती है, ये वीक फिजिकल बॉन्ड होती है और पीएच चेंज करके जो है हम इसको तोड़ सकते हैं। ज्यादा एल्केलाइन या ज्यादा एसिडिक करके जो है हम इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे बाल का जो पीएच होता है 4.5 से 5.5 के बीच में होता है। तो जब भी ये हमारे बालों का पीएच जब नॉर्मल हो जाता है तो ये बॉन्ड वापस से जुड़ जाती है। उसी प्रकार से जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है ये भी साइड बॉन्ड होती है, स्ट्रॉन्ग और केमिकल बॉन्ड होती है। इसको जो है हम वाटर और हीट के द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं। थायोपम्प्स एंड थायोरिलैक्सर्स, जो हम पमिंग में अमोनियम थायोग्लाइकोलेट जो लगाते हैं, जो पमिंग लोशन होता है उसमें अमोनियम थायोग्लाइकोलेट होता है, वो क्या करता है, हमारी बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करता है। जब हमारी बाल बॉन्ड टूट जाती है तो उसके बाद में हम रिफॉर्म करने के लिए क्या लगाते हैं, न्यूट्रलाइजर, जो कि हमारी बॉन्ड को क्या करता है, रिफॉर्म कर देता है। तो हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड को हम थायोपम्प के द्वारा तोड़ सकते हैं, थायोरिलैक्सर्स के द्वारा तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन रिलैक्सर्स जो होते हैं उनके द्वारा तोड़ सकते हैं, एक्सट्रीम हीट, बहुत ज्यादा हीट देके भी हम इसको तोड़ सकते हैं। और जो है ये ऑक्सीडेशन विथ न्यूट्रलाइजर एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो उसके द्वारा जो हम इसको जोड़ सकते हैं। कन्वर्टेड टू लेंथोलाइन बॉन्ड्स, जब हम रिबॉन्डिंग करते हैं तो उसमें जो लेंथोलाइन सॉल्यूशंस होता है उसकी सहायता से भी जो है इसको जोड़ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारी पेप्टाइड या एंड बॉन्ड, सबसे लास्ट वाली एंड होती है ये, एंड बॉन्ड होती है ये, सबसे लास्ट वाली बॉन्ड होती है ये, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होती है ये भी। केमिकल डेपिलेटरीज की सहायता से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। केमिकल डेपिलेटरीज मीन्स जैसे व्हीट क्रीम हो गई, इस प्रकार की जो हेयर रिमूवल क्रीम्स आती है उनके द्वारा जो है हम इनको
तोड़ सकते हैं। नॉट रिफॉर्म हेयर डिजोल्व, इसको जो है हम वापस से रिफॉर्म में नहीं ला सकते हैं क्योंकि हमारा बाल पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है, इस प्रकार ही वो हमारी जो है स्किन से अलग होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट हम चलते हैं कलर ऑफ द मेलानिन। हमारे बाल का जो नेचुरल कलर होता है वो किस कारण से होता है? मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। और ये जो मेलानिन पिगमेंट होता है ये कहाँ रहता है? ये हमारी कॉर्टेक्स लेयर में लोकेट रहता है। मेलानिन जो होता है छोटे छोटे टाइनी ग्रेन्स यानी कि छोटे छोटे कणों की भांति जो है कॉर्टेक्स लेयर में ये पाया जाता है और हमारे बाल को जो है नेचुरल कलर प्रदान करता है। द टू टाइप्स ऑफ मेलानिन, हमारे जो है बालों में और स्किन में जो है दो प्रकार के मेलानिन पाए जाते हैं, ईयू मेलानिन और फीयू मेलानिन। जो ईयू मेलानिन होता है प्रोवाइड नेचुरल डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर टू हेयर। जो हमारा ईयू मेलानिन होता है वो डार्क ब्राउन से जो है ब्लैक कलर हमारे बालों को प्रदान करता है। और फीयू मेलानिन नेचुरल कलर रेंजिंग फ्रॉम रेड टू जिंजर, रेड और जिंजर कलर जो है ये हमारे बालों को प्रदान करता है और येलो और ब्लॉन्ड टोन्स में भी ये मिलता है। ऑल हेयर कलर इज द रिजल्ट ऑफ द रेशियो ऑफ यू मेलानिन टू फीयू मेलानिन along with the total number and size of pigment। जो यू मेलानिन और फीयू मेलानिन के अनुपात और उस जो मेलानिन पिगमेंट होता है उसके साइज और नंबर्स पर जो है हमारे बालों का कलर डिपेंड करता है। आपको यहाँ डायग्राम में यू मेलानिन जो कि डार्क कलर में है, फीयू मेलानिन जो कि आपको येलोइश और रेड कलर में दिखाई दे रहा है। और ये जो है ये बाल जो है यू मेलानिन के कारण है, ये फीयू मेलानिन के कारण रेड जो रेड रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं रेड टोन में, ये जो है यू मेलानिन के कारण है। और ये जो व्हाइट हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये मेलानिन पिगमेंट की एब्सेंस के कारण दिखाई देते हैं। अगर हमारे बालों में मेलानिन पिगमेंट नहीं पाया जाता है तो हमारे बाल जो है ग्रे हेयर्स होते हैं या व्हाइट कलर के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेयर। हमारी बॉडी में दो प्रकार के बाल पाए जाते हैं, वेलस हेयर और टर्मिनल हेयर। हमारी बॉडी में दो प्रकार के बाल पाए जाते हैं, वेलस हेयर और टर्मिनल हेयर। वेलस हेयर आल्सो नो एज द लेनुगो हेयर इज शॉर्ट और फाइनी अनपिगमेंटेड एंड डाउनी हेयर। जो वेलस हेयर होते हैं ये छोटे होते हैं, फाइन होते हैं यानी कि पतले होते हैं, अनपिगमेंटेड इनमें पिगमेंट नहीं पाया जाता है, ये डाउनी यानी कि रोवों के जैसे दिखाई देते हैं और ये हमारी बॉडी के ऊपर जो है रोगों के जैसे होते हैं। वेलस हेयर ऑलमोस्ट नेवर हैज मेडुला। वेलस हेयर में जो है मेडुला लेयर नहीं पाई जाती है। मेडुला हमारे हेयर शाफ्ट की थर्ड लेयर होती है जो कि हमारे वेलस हेयर्स में नहीं पाई जाती है। इट इज कॉमनली फाउंड ऑन इन्फेंट्स एंड कैन बी प्रेजेंटेड ऑन चिल्ड्रंस अंटिल प्यूबर्टी। ये क्या होते हैं? ये जो वेलस हेयर्स होते हैं ये इन्फेंट्स यानी कि भ्रूण जो छोटे छोटे बच्चे शिशु होते हैं ना उनमें ये पाए जाते हैं और बच्चों में भी जो है ये प्यूबर्टी जो एज होती है हमारी तब तक ये पाए जाते हैं। ऑन एडल्ट्स वेलस हेयर इज यूजुअली फाउंड इन प्लेस दैट आर नॉर्मली कंसिडर्ड हेयरलेस एरियाज। जैसे ये एडल्ट्स में भी पाए जाते हैं हेयरलेस एरिया जैसे फोरहेड, आईलिड, बाल्ड स्कैल्प, उसके आसपास के एरियाज पर ये पाए जाते हैं। ये एडल्ट्स में कहाँ पाए जाते हैं? फोरहेड, आईलिड और बाल्ड स्कैल्प के आसपास के एरियाज पर ये पाए जाते हैं। और ये हमारे पाम्स और सोल्स में नहीं पाए जाते हैं। जो हमारे पाम्स और सोल्स में जो है बाल नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वहां पे हेयर फॉलिकल ही नहीं होता है तो बाल कहाँ से आएंगे। वुमेन्स नॉर्मली रिटेन 55% मोर वेलस हेयर देन मेंस। मेंस की तुलना में जो है वुमेन्स में 55% जो है वेलस हेयर ज्यादा होते हैं। वेलस हेयर हेल्प द इवोपोरेशन ऑफ प्रिस्पिरेशन। जो परस्पिरेशन जो हमारा पसीना होता है उसको इवोपरेट होने से जो है वेलस हेयर उसको इवोपरेट होने से भी बचाते हैं, वो जल्दी इवोपरेट नहीं होता है। इस प्रकार से हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। टर्मिनल हेयर इज द लॉन्ग कोर्स पिगमेंटेड हेयर फाउंड ऑन द स्कैल्प। जो टर्मिनल हेयर होते हैं ये कोर्स होते हैं यानी कि मोटे होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं यानी कि इनमें कलर पाया जाता है। फाउंड ऑन स्कैल्प, स्कैल्प के ऊपर, लेग्स के ऊपर, आर्म्स एंड बॉडीज ऑफ मेल और फीमेल, मेल और फीमेल की बॉडी के ऊपर ये पाए जाते हैं। टर्मिनल हेयर इज ए कॉर्जर देन वेलस हेयर। वेलस हेयर की तुलना में ये कॉर्जर यानी कि मोटे
होते हैं और इनमें पिगमेंट पाया जाता है और इसमें जो है मेडुला लेयर भी पाई जाती है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्रे हेयर, ये ग्रे हेयर की तुलना में जो है पिगमेंटेड होते हैं, इनमें पिगमेंट पाया जाता है। ग्रे हेयर्स कौन से होते हैं? जिनमें पिगमेंट नहीं पाया जाता है, जबकि टर्मिनल हेयर में पिगमेंट पाया जाता है। इट यूजुअली हैज ए मेडुला, इनमें मेडुला लेयर भी पाई जाती है। हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी केसेस सम एरियाज ऑफ फाइन वेलस हेयर टू बी रिप्लेस्ड विद द थिकर टर्मिनल हेयर। जो है प्यूबर्टी के दौरान जो है हार्मोनल चेंजेस के कारण जो है हमारे बॉडी के कुछ एरियाज के जो वेलस हेयर होते हैं वो थिक टर्मिनल हेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस कारण से? जब हमारा टीनेज होती है उस समय जो है हमारे हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, इस कारण से जो हमारे वेलस हेयर्स होते हैं वो कैसे टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेलस हेयर आर कन्वर्ट इन टर्मिनल हेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो है पिक दिखाई हुई है, वेलस हेयर फाइन सॉफ्ट और नॉन पिगमेंटेड होते हैं। ये जो भ्रूण में आपको दिखाई दे रहे हैं ये वेलस हेयर है। ये जो एडल्ट्स में जो ईयर के नीचे जो आपको रोज जैसे दिखाई दे रहे हैं ये भी वेलस हेयर है। टर्मिनल हेयर लॉन्ग कॉर्ड्स और पिगमेंटेड होते हैं। टर्मिनल हेयर लंबे होते हैं, कॉर्ड्स होते हैं यानी कि मोटे होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं यानी कि इनमें कलर पाया जाता है, जबकि वेलस हेयर में नहीं पाया जाता है। तो ये जो दाढ़ी के बाल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये कॉर्ड्स और लॉन्ग होते हैं और पिगमेंटेड होते हैं, इनमें मेडुला भी पाया जाता है। ये टर्मिनल हेयर है। ये बता रहा है यहाँ पे ये डायग्राम की वेलस हेयर कैसे कन्वर्ट होते हैं टर्मिनल हेयर में। तो वेलस हेयर एंड्रोजन्स जो हार्मोन्स होते हैं उनके कारण जो है ये टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा हेयर ग्रोथ साइकिल। जो है हमारा हेयर ग्रोथ साइकिल जो है 3 साइकिल में होता है, 3 फेजेस में ये होता है, एनाजन, केटाजन और टेलोजन। जैसे हमारा सबसे बचपन आता है, फिर युवा अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार से हमारे बालों का जो चरण है वो भी एनाजन, केटाजन और टेलोजन 3 स्टेजेस में चलता है। सबसे पहला जो चरण है हमारा एनाजन होता है, ये इसको जो है ग्रोइंग फेज भी कहते हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है बाल की वो होती है एनाजन, इसको ग्रोइंग फेज भी कहते हैं। इसमें नए बाल का निर्माण होता है। इसके जो हेयर फॉलिकल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो नए बाल का निर्माण करते हैं और इस फेज में जो है हमारी ग्रोथ जो होती है फास्ट होती है। जो है ये जो बाल बनने की जो कोशिकाएं होती है वो अदर सेल्स के अलावा जो है इन सेल्स में जो है फास्ट ग्रो होती है ये। और इसके बाद में जो है हमारा एवरेज ग्रोथ ऑफ हेल्दी स्कैल्प इज अबाउट ½ इंच पर मंथ। जो हमारे बाल होते हैं ये पर मंथ जो है ½ इंच बढ़ते हैं और महीने में पर मंथ ½ इंच बढ़ते हैं, 1.25 सेंटीमीटर ये पर मंथ बढ़ते हैं, यानी कि साल में 6 इंच बाल हमारे ग्रो करते हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर जो है ये ग्रोथ डिफरेंट होती है, डिफरेंट सेक्सेस में डिफरेंट होती है, एज के अनुसार भी ये डिफरेंट होती है। और जो हमारे स्कैल्प के हेयर है वो वुमेन्स में जो है स्कैल्प के हेयर मेंस की तुलना में ज्यादा ग्रो करते हैं। और हमारी जो ये ग्रोथ साइकिल है इसमें जो हमारा बाल का ग्रोथ है वो 15 से 30 की उम्र में ज्यादा होती है और जो है 50 के बाद में जो है ये ग्रोथ साइकिल जो बालों की ग्रोथ है वो कम हो जाती है। तो आपको समझ में आया होगा कि एनाजन जो फेज होता है वो ग्रोइंग फेज होता है और इसमें नए बाल का निर्माण होता है और जो है इसमें नए बाल जो है फास्ट जल्दी ग्रो करते हैं और ये जो है मेंस की तुलना में वुमेन्स में ज्यादा स्कैल्प के हेयर जो होते हैं मेंस की तुलना में वुमेन्स में ज्यादा ग्रो करते हैं। और हमारा जो बाल होता है ये ½ इंच जो है हर महीने ½ इंच बढ़ता है। इस प्रकार से जो है साल में 6 इंच बढ़ता है। और ये 15 से 30 की उम्र में जो है ये ग्रोथ जो होती है वो फास्ट होती है और जो है 50 के बाद में जो है ये कम हो जाती है। ये जो यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है हेयर ग्रोथ का, ये हेयर ग्रोथ का डायग्राम है। इसमें जो है ये हमारा जो बाल है हेयर फॉलिकल में ग्रो कर रहा है। ये जो हेयर ग्रोथ एनाजन का जो हेयर ग्रोथ साइकिल होता है वो होता है हमारा 2 से 6 वर्ष का।
जो 2 से 6 वर्ष तक जो है हमारा बाल जो है हेयर फॉलिकल में ग्रो करता है, ये बढ़ते रहते हैं। कईयों के साइकिल जो है 2 साल का भी होता है, कईयों का 3 साल का भी होता है, कईयों का 5 साल का होता है, तो कईयों का 6 साल का होता है। जिनका ग्रोथ साइकिल जो है छोटा होता है, यानी कि 2 साल का होता है, उनके बालों की लेंथ जो है छोटी होती है। ये और जिनका बड़ा होता है उनके बाल जो है लंबे लंबे होते हैं। जैसे किसी का 5 साल का हुआ तो उसके बालों की जो लेंथ होती है वो लंबी होती है, किसी का 6 साल का हुआ तो उसके बालों की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी होती है। ये किस कारण से होती है? ये हमारे इसकी जो ग्रोथ की जो है ये ग्रोथ जो है हमारे जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा ग्रोथ जो है कितना होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा या 4 साल का होगा। ये हमारे जीन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये हेयर बल्ब है हमारा, हेयर फॉलिकल, हेयर रूट का जो फूला हुआ पार्ट होता है ये हेयर बल्ब है। ये डर्मल पेपिला है। डर्मल पेपिला हेयर फॉलिकल के साथ में अभी जो है जुड़ा हुआ है और ये बाल को पोषण प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से हमारा बाल जो है बढ़ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज आती है हमारी केटाजन। इस केटाजन में क्या होता है? फॉलिकल श्रिंक हो जाता है, जिसके कारण जो है हमारा फॉलिकल श्रिंक हो जाता है और डर्मल पेपिला से बिल्कुल अलग हो जाता है। इस प्रकार से बाल को पोषण नहीं मिलता है और ये बाल जो है डेड हो जाता है। ये टेलोजन फेज है जिसमें कि बाल बिल्कुल डेड हो चुका है। इसके बाद में जो है यहाँ पे नया बाल ग्रो हो गया है जो कि पुराने बाल को धक्का देकर के बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट हम चलते हैं द केटाजन फेज। जो हमारा फर्स्ट फेज था एनाजन ग्रोइंग फेज, इसमें हमारा बाल ग्रो कर रहा था। अब आता है हमारा केटाजन फेज जो कि एक ट्रांजिशनल फेज होता है। ये जो है हमारे को एनाजन का एंड होने का संकेत देता है कि आपका जो एनाजन बाल का जो एनाजन फेज है वो खत्म हो चुका है और केटाजन फेज स्टार्ट हो चुका है। इज द ब्रीफ ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन द ग्रोथ एंड रेस्टिंग फेज। जो रेस्टिंग फेज होता है, जो टेलोजन फेज होता है और जो एनाजन फेज होता है, उसके बीच का ये एक पीरियड होता है, एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है। इट सिग्नल्स द एंड ऑफ द एनाजन फेज, जो कि हमें एनाजन फेज का एंड होने का संकेत देता है। ड्यूरिंग द केटाजन फेज द फॉलिकल कैनल श्रिंक एंड डिटेच्ड फ्रॉम द डर्मल पेपिला। इस केटाजन फेज के दौरान क्या होता है? हमारा फॉलिकल कैनल श्रिंक हो जाता है और हमारा जो डर्मल बाल का जो डर्मल पेपिला है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। द हेयर बल्ब डिसअपियर, जो हेयर बल्ब होता है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। एंड द श्रिंकन रूट एंड फ्रॉम द राउंडेड क्लब, जो सिकुड़ी हुई जो रूट होती है बाल की वो जो है क्लब शेप की संरचना ले लेती है, क्लब शेप जो वो है ले लेती है, इसलिए जो बाल उसमें दिखाई देता है उसको बोलते हैं क्लब हेयर। लेस देन 1% ऑफ स्कैल्प हेयर इज इन द केटाजन फेज एट एनी टाइम। यानी कि जो हमारे बाल 1% जो बाल होते हैं स्कैल्प के वो एक बार में केटाजन फेज में जो है होते हैं। और जबकि नहीं, जो हमारा एनाजन फेज होता है उसमें हमारे सिर के 90% बाल होते हैं, 90% बाल एक साथ ग्रो करते हैं, जबकि केटाजन फेज में हमारे स्कैल्प के 1% बाल ही एक साथ ग्रो एक साथ होते हैं। जो ट्रांजिशनल फेज होता है उसमें 1% बाल होते हैं ओनली। द केटाजन फेज इज वेरी शॉर्ट टाइम फ्रॉम 1 to 2 weeks। जो हमारा केटाजन फेज होता है ये 1 से 2 वीक का ही होता है। तो केटाजन फेज इज ए ट्रांजिशनल फेज। ये ट्रांजिशनल फेज होता है, इसमें हमारा हेयर फॉलिकल जो है श्रिंक हो जाता है और डर्मल पेपिला से बिल्कुल अलग हो जाता है और जो हमारा हेयर बल्ब है वो गायब हो जाता है और जो हेयर की जो सिकुड़ी हुई रूट होती है वो है जो राउंड क्लब शेप में हो जाती है और ये वेरी शॉर्ट टाइम का होता है, मतलब 1 से 2 वीक का ही ये होता है। द केटाजन फेज ऑल्सो एज रेस्टिंग फेज। जो केटाजन फेज होता है उसको रेस्टिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे हेयर ग्रोथ साइकिल का लास्ट फेज होता है। The hair is either shed during the telogen phase or remain in place until the next enasion phase। जो हमारा बाल होता है, जो यहाँ पे जो बाल डेड हो चुका है वो बाल जो है 1 से 2 महीने तक जो है वो टेलोजन फेज में ही रेस्ट करता है। उसके बाद में उसमें जो है नया बाल ग्रो करने लग जाता है। जब वो नया बाल उस पुराने बाल को धक्का देता है तो इस प्रकार से जो वो बाल जो है सेड हो जाता है, यानी कि पुराना बाल गिर जाता है। उसी प्रकार से हमारे जो
नया बाल है उसका भी फिर एनाजन, देन केटाजन, देन टेलोजन फेज, इस प्रकार से ये स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले एनाजन में वो ग्रो करेगा, देन उसके बाद में केटाजन में उसकी ग्रोथ होती है, वो रुक जाती है, हेयर फॉलिकल श्रिंक हो जाएगा, हेयर फॉलिकल श्रिंक होके डर्मल पेपिला से अलग हो जाता है, तो उसको न्यूट्रिशन प्रदान नहीं होता है, इस कारण से वो डेड हो जाता है। देन उसके बाद में वो टेलोजन में जो है 1 से 2 महीने तक टेलोजन में रेस्ट करता है, फिर उसके बाद में उसमें नया बाल ग्रो करने लग जाता है, जो कि पुराने बाल को धक्का देकर के बाहर निकाल देता है। द टेलोजन फेज about 10% ऑफ स्कैल्प हेयर इन द टेलोजन फेज, हमारे स्कैल्प के 10% बाल ही जो है एक साथ टेलोजन फेज में होते हैं। द टेलोजन फेज लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 से 6 महीने का ये होता है। एज सुन एज टेलोजन फेज एंड, जब टेलोजन फेज का एंड हो जाता है तो वहां पे नया बाल ग्रो करने लग जाता है, फिर से उस नए बाल का भी इसी तरीके से साइकिल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा हेयर ग्रोथ साइकिल है। सबसे पहला है एनाजन। ये एनाजन में आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे बाल की वृद्धि हो रही है, बाल एनाजन फेज इज ग्रोइंग फेज, यहाँ पे बाल वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि पेपिला इसके साथ में अटैच्ड है। नेक्स्ट देखिए आप केटाजन फेज, जिसको ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं, ये जो है ये हमारा इसमें क्या होता है, हेयर फॉलिकल जो केनल होता है वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक जैसे ही हेयर फॉलिकल केनल श्रिंक हो जाता है तो हमारा जो बाल है वो डर्मल पेपिला से बिल्कुल अलग हो जाता है, यहाँ पे ये डेड हो जाता है, और जो हेयर रूट की जो लास्ट वाला जो एंड है वो क्लब शेप का हो जाता है, इसलिए इस बाल को क्लब हेयर भी कहते हैं। ये 1 से 2 वीक के लिए होता है यहाँ पे। इस जो केटाजन फेज का जो टाइम है वो होता है 1 से 2 वीक का। इसके बाद में टेलोजन होता है। मैडम, यस सर। मैडम 12 बजे से ऊपर हो गया है, आई गेस हमारा 12 बजे भी एक लेक्चर है। सर 2-3 मिनट दे दीजिए प्लीज सर। हाँ ठीक है, आप 2-3 मिनट में रैप अप कर दीजिए। ओके सर। नेक्स्ट हमारा है टेलोजन फेज, जो कि रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इसमें बाल जो है हमारा 2 से 3 मंथ के लिए रेस्ट करता है। इसके बाद में जो है ये बाल जो है बिल्कुल डेड हो चुका है। इसके बाद में जो है यहाँ पे एक नया बाल ग्रो करता है फॉलिकल में। ये नया बाल पुराने बाल को धक्का दे करके बाहर निकाल देता है, जिससे कि हमारे बाल जो हमें गिरते हुए जो दिखाई देते हैं ये वो टेलोजन फेज वाले ही बाल होते हैं। और फिर नए बाल का उसी तरीके से एनाजन एंड देन केटाजन फेज स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ हेयर की, बाल जो हमारे बाल होते हैं इनके क्या फंक्शंस होते हैं। ये जो है सबसे पहले तो इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। ये हमें सर्दियों में सर्दी से, गर्मियों में गर्मी से बचाते हैं, कोई भी बाहरी चीज की हुई आघात से बचाते हैं, सनलाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। आईलैशेस एंड आईब्रोज के जो हेयर होते हैं वो हमारी आईज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कैसे करते हैं, जैसे बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल्स है या स्वेट है वो डायरेक्ट, या लाइट ग्लेयर है वो डायरेक्ट जो है आईलेस आंखों में नहीं जा पाता है। उस प्रकार से जो आईलेसेस जो आईब्रो के हेयर है वो इस प्रकार से हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। नॉस्ट्रिल और ईयर के जो हेयर्स हैं वो बाहर के जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनसे जो है हमारी रक्षा करते हैं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर किस प्रकार से रेगुलेट करते हैं। जब हमारी इरेक्टर पिली मसल्स सिकुड़ जाती है तो हमारे बाल क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं और हमारी स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं। जब हमें ठंड लगती है तो हमारे स्किन के बाल इरेक्टर पिली मसल्स के कारण खड़े हो जाते हैं, स्किन के जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे जो है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, स्किन का जो टेम्परेचर है अंदर का अंदर बना रहता है, और बाहर की जो ठंड होती है वो अंदर एंटर नहीं कर पाती है। इस प्रकार से हमारे टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं। फैसिलिटेशन ऑफ एवोपरेशन और परस्पिरेशन जो है, ये वेलस जो हमारी बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे रोवे जैसे बाल दिखाई देते हैं, ये हमारे पसीने को जो है इवोपरेट होने से बचाते हैं, और इस प्रकार से वो जल्दी इवोपरेट नहीं होता है, पसीना जल्दी से नहीं उड़ता है और हमारी बॉडी जो है ठंडी हो जाती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।